नमस्कार। आज हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम भारत सरकार की कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बात करेंगे जो कृषि क्षेत्र से जुड़े कामों में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती हैं। और इस कड़ी में जो पहली स्कीम है वो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो हम सब जानते हैं कि बिना अधोसंरचना के कोई भी व्यवसाय सफलतापूर्वक संचालित नहीं हो सकता है। हर काम करने के लिए हमें अधोसंरचना की ज़रूरत होती है। पिछले कई सालों से ये कमी महसूस की जा रही थी कि भारत सरकार द्वारा उत्पादन के लिए, मशीनीकरण के लिए और आदान प्रदान करने के लिए बहुत सारी सब्सिडीज़ और बहुत सारी योजनाएं कृषि क्षेत्र में जारी की थी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई योजना नहीं थी। इसी तरह भारत सरकार ने कई सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट फंड इन्वेस्टमेंट को 100% की मंजूरी दी थी, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे काम अभी उस क्षेत्र में होना बाकी थे। तो वित्तीय वर्ष 2020 का बजट प्रस्तुत करते समय हमारे वित्त मंत्री ने 15/5/2020 को 1 लाख करोड़ का एक फंड जारी करने की घोषणा की थी और वो फंड था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इस फंड का मुख्य काम क्या होगा और ये क्यों जारी किया गया है, तो अगर हम कृषि के क्षेत्र के महत्व को समझें तो अभी भी हमारी जनसंख्या का 58% कृषि क्षेत्र में अपना रोजगार करता है, अपनी आमदनी कमाता है, आजीविका कमाता है। और ये जो 58% जनसंख्या है, इसमें से 85% जो किसान हैं वो लघु और सीमांत किसान हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, और इनकी जो ज़मीन है वो 2 हेक्टेयर से कम है। जो कुल कृषि योग्य भूमि है ये उसका 45% होता है। तो हम जानते हैं कि इस तरह से बहुत सारी जो जोतें हैं वो बहुत छोटी छोटी जोतें हैं, और इसी कारण खेती में जो लाभ है वो किसानों को उतना नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ एक उत्तराधिकार का कानून है कि जब भी भूमि स्वामी की मृत्यु होगी तब ज़मीनें बटेंगी, और इसीलिए ये ज़मीनें बढ़ती जा रही हैं। और आज 85% जो भूमि स्वामी हैं वो लघु और सीमांत किसानों की श्रेणी में आ गए हैं। दूसरी बात जो भारत में है वो ये है कि पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। दुनिया के दूसरे देशों में जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं वो 5 से 15% के बीच में होते हैं, और हमारे यहाँ ये लॉसेस 15 से 20% के, और कई बार तो 20% से ऊपर भी होते हैं। और ये लॉसेस कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है जिसकी वजह से होते हैं। जब हम खेतों से फल सब्जी और गल्ला काट लेते हैं और अपने गोडाउन में रखते हैं, भंडारण करते हैं, बेचने ले जाते हैं, उन सब में ये नुकसान हो रहा है, और ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसी तरह हम जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और भारत के जो दूसरे अर्थव्यवस्था के सेक्टर हैं उसमें अच्छी गति है, पर हमारी जो खेती है वो 2% की वार्षिक गति से ही विकसित हो रही है। तो इसकी गति भी बहुत धीमी है, और अगर इस गति को बढ़ाना है तो अधोसंरचना का विकास होना जरूरी है। इसी तरह अभी तक जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, जैसा मैं आपसे कह रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। हालांकि ये बड़ा है। जो वित्तीय वर्ष 2014 में जो इन्वेस्टमेंट हुआ था और 2017 में जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसमें 83% की वृद्धि हुई है, और ये बढ़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर इस क्षेत्र में आगे आ रहा है। एक और जो रेशियो होता है उसको कहते हैं प्लाउ बैक रेशियो। मतलब जब आप किसी सेक्टर में जो आमदनी कमाते हैं, अगर वो उसी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रेशियो क्या है। तो ये अगर हम देखें तो 2018 में एग्रीकल्चर में ये रेशियो केवल 14% ग्रॉस वैल्यू का था, जबकि ये दूसरे सेक्टर में 33% है।
तो इससे ये लगता है कि जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में लाभ कमा रहे हैं वो एग्रीकल्चर में ही उस पैसे को खर्च नहीं कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जारी किया है। और इसमें हम ये देखें कि इसमें करना क्या है। तो इसमें करना ये है कि जो सबसे पहला जो स्टेक होल्डर्स है वो है किसान, कि किसान को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराना ताकि वो अपनी उपज सीधे या तो उपभोक्ताओं को या वो होलसेलर, प्रोसेसर या एक्सपोर्टर को बेच सकें, ताकि मिडिल मैन्स की संख्या को कम किया जा सके। तो उसका वैल्यू एडिशन करना, किसानों को पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम करने के लिए भंडारण की सुविधा देना, ग्रेडिंग की सुविधा देना, कोल्ड स्टोरेज की सुविधा देना, ये सब इसका उद्देश्य है। जो शासन है, शासन का काम यह है कि फूड वेस्टेज को कम करना है, फूड सिक्योरिटी को बढ़ाना है और किसानों की आमदनी को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। जो इस सेक्टर में इंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नए उद्यमी आ रहे हैं और स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, उनके लिए नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए पैसे की व्यवस्था करना, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स लगाने की व्यवस्था करना, AI/ML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की सुविधाएं एग्रीकल्चर में उपलब्ध कराना, ताकि जो खेती करने का तरीका है उसमें जो आधुनिक तकनीकी है उसके उपयोग को बढ़ाया जा सके, कृषि की लागत को कम किया जा सके, उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए और उत्पादकता को बढ़ाया जाए। बैंकिंग सिस्टम में इस तरह का एक इकोसिस्टम बनाना है, एक वातावरण बनाना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की स्कीमों को बैंक सैंक्शन करें। और उपभोक्ताओं को अच्छी कीमत पे अच्छे क्वालिटी के कृषि उत्पाद मिल सकें, तो इस योजना के ये उद्देश्य हैं। इस योजना का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कब से कब तक होगा, तो ये योजना जैसे मैंने आपसे कहा 2020-21 से 2029-30 तक चलने वाली है। और इसके तहत जो फंड है वो 7 साल के लोन के लिए स्वीकृत किया जाता है और इसमें जो 2 साल का मॉनिटोरियम होता है, ताकि जो फंड स्वीकृत हो रहे हैं वो 2 साल तक आपको रीपेमेंट नहीं करना है। तो इस तरह से ये फंड दीर्घकालीन ऋण की श्रेणी में आता है और इसकी वजह से जो लोग फंड लेते हैं उनको बहुत जल्दी नहीं है कि वो चुकाने की बहुत जल्दी है। जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ेगी, काम आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे वो रिफंड कर सकते हैं। इसमें जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है तो वो क्या है, क्या क्या सुविधाएं इसमें मिलेंगी, वित्तीय सुविधाएं। तो एक तो इसमें 2 करोड़ रुपए विदाउट कोलेटरल मिलता है, मतलब जो लोन ले रहा है उसको किसी भी तरह की परिसंपत्ति बैंक के पास गिरवी नहीं रखना है, भारत सरकार उसकी गारंटी ले रही है। दूसरे, ये लोन 7 साल का है और इस लोन में जो ब्याज लगने वाला है उसमें 3% ब्याज पर अनुदान मिलेगा। तो जो भारत सरकार ने बैंकों के साथ एग्रीमेंट किए हैं वो 9% सामान्यतः ब्याज के लिए एग्रीमेंट हैं। तो अगर 9% पर ऋण स्वीकृत होता है तो आपको केवल 6% ही ऋण देना है, बाकी 3% अनुदान भारत सरकार देगी। दूसरा, जो मैंने आपसे कहा, इसमें जो क्रेडिट गारंटी की जो कॉस्ट है वो भारत सरकार वहन करेगी और आपको किसी भी तरह का कोलेटरल नहीं देना है। जो एजेंसी इसको चलाएगी इसके लिए एक इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी कृषि विभाग में बनाई गई है जो केंद्र स्तर पर है और उसको चलाने के लिए, प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के लिए, सैंक्शन करने के लिए एक सेपरेट स्टाफ लगाया गया है ताकि ये आसानी से चल सके। इसमें किस तरह के प्रोजेक्ट आएंगे, तो जैसे मैंने आपसे अनुरोध किया, ये पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की स्कीम है और इसमें फार्म गेट से लेके बाजार तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है वो काम इसके तहत आएंगे। तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें सप्लाई चेन सर्विसेज इंक्लूडेड हैं, ई मार्केट प्लेटफार्म है, वेयर हाउसेज हैं, साइलोज, पैकिंग हाउस,
ग्रेडिंग सिस्टम, सॉर्टिंग यूनिट, कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक फैसिलिटी, प्राइमरी प्रोसेसर सेंटर और राइपनिंग चैम्बर जैसी गतिविधियां आएंगी। इसके अंतर्गत जो बाइबल प्रोजेक्ट है फॉर बिल्डिंग कम्युनिटी फार्मिंग, क्योंकि इसमें बात की गई है कि कई किसान मिलकर एक साथ काम करें, तो जैसे किसानों की जो सहकारी समितियां हैं या एफपीओज हैं, वो जब काम करते हैं तो उनके लिए ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन की यूनिट वो बना सकते हैं, बायो स्टिमुलेंट प्रोडक्शन यूनिट बना सकते हैं, वो प्रिसीशन एग्रीकल्चर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो बना सकते हैं। इसमें सप्लाई चेन का इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लस्टर वाइज जो क्रॉप हो रही है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाया जा सकता है। और राज्य सरकारें जिस तरह के प्रोजेक्ट और केंद्र सरकारें जिस तरह के प्रोजेक्ट प्रमोट कर रही हैं उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के भी प्रोजेक्ट इसके अधीन आते हैं। तो जो इसमें बेनिफिशरीज को कितना लोन मिलेगा, तो इसमें जो रुपीज़ 1 लाख करोड़ जो लोन की व्यवस्था है वो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जिन्हें हम पैक्स कहते हैं उनको है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओज को है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को है, फिर जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप को इसमें प्रावधान किया गया है, मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, एग्री इंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं, लोकल बॉडीज़ हैं और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं। इसके अलावा जो मंडियां हैं वो भी इसमें लोन लेने की पात्रता रखती हैं। ये जो पैसा है वो किस तरह से मिलेगा, तो इसमें जो बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये नाबार्ड इसको कृषि विभाग की जो यूनिट है उसके साथ मिलके कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो इसमें जो जितने नेशनल शेड्यूल बैंक हैं, मतलब राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, वो कवर हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, आरआरबीज हैं, इसमें एनबीएफसीज हैं और एनसीडीसी है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये सब इसमें लोन देने की व्यवस्था में लगे हुए हैं। और इसमें नाबार्ड द्वारा बैंकों को रीफाइनेंसिंग की जा रही है। जो इसमें किस तरह के प्रोजेक्ट बनेंगे, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें जो लिस्ट दी है, एक बहुत बड़ी लिस्ट दी गई है, उस लिस्ट के हिसाब से प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं और वो प्रोजेक्ट को आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि आप ऑफलाइन देते हैं तो आप अपने बैंक को वो प्रोजेक्ट दे सकते हैं और इसका जो आउटपुट और आउटकम का एक मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क बनाया गया है, तभी जो आप टारगेट निर्धारित करते हैं, रीपेमेंट समय पर करते हैं और अपना बिजनेस ठीक से चलाते हैं तो ही इसमें लोन मिलेगा। और इसमें पहले जो सेंट्रल कमेटी है वो आपका ऑनलाइन आवेदन देख के उसको मंजूर करेगी और जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं वो अपनी अनुशंसा के तहत उस बैंक को वो जोड़ेंगे। इसमें जो भारत सरकार की दूसरी योजनाएं हैं उन योजनाओं को भी क्लब किया जा सकता है और उन योजनाओं का भी इसमें लाभ ले सकते हैं। तो फिर इसमें जो टोटल ग्रांट है उसकी 24% जो ग्रांट है वो SC/ST के जो उद्यमी हैं उनके लिए है, 16% SC के लिए है और 8% ST के लिए है। तो वो सुविधा भी इसमें रखी गई है। इसके अलावा इसमें कुछ राज्यों को फोकस किया गया है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, तो वहां इसको ज़्यादा प्रोजेक्ट सैंक्शन किए जा रहे हैं। तो इस तरह से इसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम बनाया गया है और उस इकोसिस्टम के हिसाब से ये योजना को लागू किया गया है। अभी आप देखेंगे कि इस योजना के तहत बहुत अच्छा काम हुआ है और वित्तीय वर्ष 2022 तक बहुत बड़े बड़े केसेस इसमें सैंक्शन किए गए हैं
और लोन वितरण बहुत सुगमता से किया जा रहा है। जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उनको इसका फ़ायदा मिल रहा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप इस तरह के काम को करना चाहते हैं और इसमें इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप भारत सरकार के पोर्टल पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें जो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बहुत टेक्निकल प्रोजेक्ट होता है, तो ये आप खुद नहीं बना सकते हैं। इसमें जो विषय विशेषज्ञ हैं उनकी सहायता आपको लेना पड़ेगी। तो अगर इस तरह के प्रोजेक्ट बनाने में किसी भी तरह की मदद करना है तो जो ई फसल है वो खुद तो इस तरह के प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं, पर वो ऐसे विषय विशेषज्ञों से आपको लिंक करा सकते हैं कि जिससे आप ऐसे प्रोजेक्ट उनसे बनवा सकते हैं मदद लेके। तो यदि आपको किसी भी तरह की रेफरेंस की ज़रूरत है तो आप ई फसल प्लेटफार्म पर कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो हमारी टीम आपको कनेक्ट करके ऐसे लोगों से जुड़ा देगी जो इस तरह के टेक्निकल प्रोजेक्ट बनाने में मदद करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।